Okay, good afternoon to all of you and welcome back in thermodynamics class. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोज सिस्टम वर्क पढ़ लिया था. क्लोज सिस्टम के लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था. जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था उसके बाद हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे और उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हमने साइकिल की बात किया था. फिर कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ते हुए हम साइकिल से प्रोसेस में आ गए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए फॉर ए क्लोज सिस्टम के लिए. और उसी में हमने एक कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था दैट इज एंथैल्पी एंड हमने कहा था कि H इज इक्वल टू U प्लस पीवी. H इज इक्वल टू U प्लस पीवी एक फ्रिक्वेंटली टर्म यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में U प्लस पीवी, और उसी को हमने देखा था कि H इज इक्वल टू U प्लस पीवी. U इज द इंटरनल एनर्जी. पीवी क्या है एक्चुअल में अभी आप इसको नहीं जानते हैं. जस्ट आगे आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर स्टडी फ्लो यानी फॉर फ्लो सिस्टम के लिए, तो वहां आपको ये दिखाई पड़ेगा. वहां हम डिटेल्स इसको देखेंगे क्या है ये. और हम लोगों ने वहां बात किया था कि ये इक्वेशन एक ऐसा है जो कि सब में लगता है, आपका क्लोज सिस्टम में भी लगता है, ओपन सिस्टम में भी लगता है, बट आगे देखेंगे किस तरीके से कैसे ही काम करता है ये हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, चाहे वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो, हीट ट्रांसफर क्या होगा. तो हमने कहा था कि यहां से क्लोज सिस्टम हमने लगभग पढ़ लिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओपन सिस्टम की बात करेंगे, बट ओपन सिस्टम में जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, एक और टॉपिक है जिसको देख लेते हैं, जिसको कहा जाता है फ्री एक्सपेंशन. जिसको क्या कहा जाता है? फ्री एक्सपेंशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन? देखिए यहां पे फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है. फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? आपके पास ये एक वेसल बना हुआ है, ऐसा वेसल देखिए, एक वेसल है, दिस इज द वेसल. इस वेसल को कंप्लीटली इंसुलेट कर दिया गया है. इस वेसल को क्या किया गया है? कंप्लीटली इंसुलेट कर दिया गया है, कंप्लीटली इंसुलेटेड. एंड इस वेसल को एक पार्टिंग लाइन से डिवाइड कर दिया गया है. एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है. जो पार्ट ए है, इस पार्ट में कोई गैस भरी है. पार्ट ए है, इस पार्ट में कोई गैस भरी है. पार्ट बी जो है वो वैक्यूम है. ठीक है, पूरा का पूरा खाली है. पार्ट बी को हमने क्या कर लिया है? वैक्यूम मान लिया है कि पार्ट बी हमारा पूरा वैक्यूम है और पार्ट ए में गैस भरी हुई है. 20 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है गया है, यानी 20 से हमने इसको बांट दिया है. जब हमने इसको 20 से बांटा, और एक तरफ वैक्यूम का मतलब समझते हैं, वैक्यूम का मतलब एकदम खाली, कुछ भी ना हो, ना तो वहां पे कोई मटेरियल हो, ना तो कोई वहां गैस हो, ना वेपर हो, एनीथिंग, कुछ भी अवेलेबल ना हो, उसी को वैक्यूम कहा जाता है. उसी को वैक्यूम कहा जाता है. और आपने एक चीज सुनी है कि जब आप कहते हो कि हम काम कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं, यानी जहां कहीं भी हम वर्क या हीट की बात करेंगे तो वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की ही बात करते हैं, किसी और की बात तो करते नहीं है. तो हम वर्क ट्रांसफर की बात करेंगे, वहीं पे वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं जहां पर हम कहीं फोर्स लगाएं और वो हमारे फोर्स का अपोज करे, यानी जहां कहीं रेजिस्टेंस होगा वहीं तो काम होगा.
अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो फिर काम होगा ही नहीं, तो फिर हम उसको काम कहेंगे ही नहीं, यानी काम मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां परफेक्टली वैक्यूम है, यहां पे गैस है इनिशियली, फिर मैंने क्या किया, इसके बीच में जो ये पार्टिंग लाइन खींचा था, इस पार्टिंग लाइन को मैंने रैप्चर कर दिया। मैंने इस पार्टिंग लाइन को क्या किया, रैप्चर कर दिया। रैप्चर का मतलब पार्टिंग लाइन को मैंने यहां से गायब कर दिया। जैसे ही मैंने पार्टिंग लाइन को गायब किया, वैसे ही ये गैस एक्सपेंड होना शुरू हुई, वैसे ही ये गैस एक्सपेंड होना शुरू हुई और एक्सपेंड होकर के इस पूरे चेंबर में भर गई। भाई यहां पार्टिंग लाइन है, इस पार्टिंग लाइन को मैंने रैप्चर कर दिया, यानी हटा दिया। जब मैंने पार्टिंग लाइन को हटाया तो यहां जो गैस भरी है, ये जो गैस भरी है, ये गैस जैसे ही पार्टिंग लाइन गायब हुई, वैसे ही ये गैस क्या हुआ, एक्सपेंड होना स्टार्ट कर दिया। जैसे गैस एक्सपेंड हुई, इस पूरे दोनों चेंबर में ये गैस भर गई। अब ये गैस एक्सपेंड होकर के पूरे चेंबर में भर गई, लेकिन इधर वैक्यूम था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जब कहीं वैक्यूम हो, उसके अगेंस्ट में किसी का एक्सपेंशन हो, उसे फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है। कहने का मतलब है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। जहां कहीं वैक्यूम हो और वैक्यूम के अगेंस्ट में किसी चीज का एक्सपेंशन हो रहा हो, तो उसे फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। तो उसे फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, यानी उसका कोई अपोज करने वाला नहीं है, वो एकदम फ्री है। जब कोई अपोज करने वाला नहीं है तो वो एकदम फ्री है, और जब वो फ्री है तो उसी को क्या नाम दे दिया गया, फ्री एक्सपेंशन। यानी एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन की सिंपल पहली एक लाइन में डिफिनीशन कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन, इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। अब जरा देखिए फ्री एक्सपेंशन होता कैसे है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, क्या क्या होता है। भाई मैंने ये चेंबर लिया था, मैंने ये पूरा दोनों चेंबर लिया था, इनके बीच में पार्टिंग लाइन थी, इनके बीच में पार्टिंग लाइन थी। बाद में मैंने इस पार्टिंग लाइन को हटाया। भाई यहां पे मैंने कहा गैस है, कोई भी गैस, मैं अभी आइडियल गैस नहीं ले रहा हूं, पहले मान के चलते हैं कि एनी गैस है, एनी गैस यानी कोई भी गैस है, आइडियल गैस बाद में लेंगे, कोई भी गैस भरी है। अब इस गैस को यहां से एक्सपेंड कराना है, यहां से एक्सपेंड कराना है, इधर वैक्यूम है। मैंने कहा इस पार्टिंग लाइन को रैप्चर करो, इस पार्टिंग लाइन को हटाइए। जब आप इस पार्टिंग लाइन को हटाएंगे तो दो चीजें हो सकती हैं आपको। मैं सिंपल सा बता सकता हूं, निकल सकता हूं 2 मिनट में, बट उसको आपको क्या क्या वाइबा में, इंटरव्यू में किस तरीके से आपको सामने वाले फंसा सकते हैं, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। मैं 2 केसेस ले रहा हूं। एक बार मैं ऐसा केस ले रहा हूं कि ये पूरा चेंबर है, इस पूरे चेंबर में हमने पूरे चेंबर को क्या किया, इंसुलेट कर दिया है। पूरे चेंबर को क्या किया, इंसुलेट कर दिया है। जब पूरे चेंबर को इंसुलेट कर दिया है और इस पूरे चेंबर को ही मैं सिस्टम मान ले रहा हूं, पूरा का पूरा चेंबर यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा जो चेंबर है, इस पूरे चेंबर को मैंने क्या माना, सिस्टम माना। यानी ये पूरा का पूरा चेंबर
क्या है? सिस्टम है। पूरा का पूरा चेंबर क्या है? सिस्टम है। अब अगर यह पूरा का पूरा चेंबर सिस्टम है, पूरा का पूरा चेंबर सिस्टम है, तो अब मैंने इस सिस्टम के अंदर ही ये पार्टिंग लाइन है, और इस सिस्टम के अंदर की ही इस पार्टिंग लाइन को मैंने रैप्चर किया। जब मैंने रैप्चर किया तो ये लाइन मैंने गायब कर दिया। अब बताइए, बट पूरा कंटेनर इंसुलेटेड है। जब पूरा कंटेनर इंसुलेटेड है तो मतलब इस चेंबर के बाहर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटेड है। जब इंसुलेटेड है, जब पूरा का पूरा चेंबर इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, तो इसका मतलब इस पूरे चेंबर से कोई भी हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं होगा, क्योंकि हीट को इंटरेक्शन होने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्शन होना चाहिए। भाई हमने पूरे इस चेंबर को सिस्टम मान लिया, पूरे इस चेंबर को सिस्टम मान लिया, पूरे चेंबर को इंसुलेट कर दिया, मतलब इस चेंबर से बाहर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस केस में डेल क्यू को 0 माना, क्योंकि पूरा चेंबर इंसुलेटेड है, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। सेकेंड, जब हमने इस पूरे को सिस्टम माना है और इसी के अंदर की पार्टिंग लाइन को तोड़ा है, तो ये गैस एक्सपेंड होगी पूरे चेंबर में, ये गैस एक्सपेंड होगी पूरे चेंबर में। अगर ये गैस एक्सपेंड होगी तो आपके दिमाग में आएगा कि वर्क होगा, लेकिन हमने सिस्टम तो इसे माना है, तो क्या इस सिस्टम के बाहर कुछ जाएगा? क्या एनर्जी का ट्रांसफर वर्क के फॉर्म में, क्योंकि सिस्टम के बाहर तो कुछ हो नहीं रहा, इसी सिस्टम के अंदर ही चाहे हम पार्टिंग लाइन को तोड़े, चाहे जोड़े, चाहे कितने पार्ट में करें, क्या फर्क पड़ता है? उसका सराउंडिंग से इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा। जब सराउंडिंग से इंटरेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब देयर इज नो वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। भाई मान लीजिए इसको एक्सपेंड होने में वर्क हुआ, कुछ वर्क हुआ, लेकिन वो वर्क अगर प्लस में हुआ तो उतना ही वर्क सराउंडिंग में माइनस में होना चाहिए। इसी को तो कहते हैं इंटरेक्शन। जितना वर्क यहां हुआ उतना ही वर्क आपको सराउंडिंग में भी दिखना चाहिए। अगर सराउंडिंग में नहीं दिख रहा मतलब इंटरेक्शन नहीं हुआ। जब इंटरेक्शन नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। जब वर्क नहीं हुआ इसका मतलब इस केस में जब हमने इसको पूरे को चेंबर मानना है तो कोई वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा, मतलब डेल डब्ल्यू 0 होगा, मतलब डेल डब्ल्यू 0 होगा। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये तो आपने पढ़ा है। और जब हमने इस पूरे को चेंबर माना है तो फिर डेल क्यू 0 है, डेल डब्ल्यू 0 है। इसका मतलब डी यू इज इक्वल टू 0, और डी यू 0 का मतलब हुआ कि यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई जब इस पूरे को आपने चेंबर मान लिया है, पूरे को सिस्टम माना है, मतलब इन सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना तो वर्क का ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर 0, यानी डी यू इज इक्वल टू 0, तो यू इज इक्वल टू क्या हुआ? कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ
कि अगर हमने इस पूरे को सिस्टम माना है, इस पूरे को सिस्टम माना है, तो उस समय इसकी इंटरनल एनर्जी, जब ये गैस एक्सपेंड होगी, उस समय इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बात एनी गैस, अभी हमने आइडियल गैस नहीं लिया, पहले हम एनी गैस की बात कर रहे हैं, फिर हम आइडियल गैस की बात करेंगे, फिर हम आइडियल गैस की बात करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। यानी जब हमने इस पूरे को सिस्टम लिया, समझाने की बात कर रहा हूं मैं, समझाने के लिए, कोई कंफ्यूज ना कर पाए आपको, उसके लिए ये बात बताया मैंने। अब सुनिए भाई साहब, सेकंड केस में भाई पूरे को लिया तो कुछ वर्क नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गई। जब एनी गैस लिया है तो सेकंड केस में हमने क्या किया, केस 2 में हमने जो चेंबर बनाया है, यहां पे गैस भरी है, अब हम इस गैस वाले पोर्शन को सिस्टम ले रहे हैं, इस गैस वाले पोर्शन को ही सिस्टम कंसीडर कर ले रहे हैं। इंसुलेटेड है पूरा टैंक, पूरा इंसुलेटेड है। अब हम पहले इस पूरे को सिस्टम लिए थे, अब हम केवल इस पार्ट को सिस्टम कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को सिस्टम कंसीडर करेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं, जब हम इस पार्ट को सिस्टम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा। जब हम इस पार्ट को सिस्टम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा। हमारे पास ये चेंबर था, ये है पूरा चेंबर, ये है पूरा चेंबर इंसुलेटेड है, पूरा चेंबर इंसुलेटेड है। और इस इंसुलेटेड टैंक में हमने गैस वाले पोर्शन को सिस्टम माना है, हमने गैस वाले पोर्शन को सिस्टम माना है। यहां पे गैस है, यहां पे वैक्यूम है, और इसको हमने सिस्टम माना। फिर हमने क्या किया, ये जो पार्टिंग लाइन थी, इस पार्टिंग लाइन को हमने रैप्चर कर दिया। अब ये सिस्टम है तो ये सराउंडिंग है वैक्यूम, ये वैक्यूम क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, वैक्यूम क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। और जब वैक्यूम सराउंडिंग हो गया, हमने इस पार्टिंग लाइन को रैप्चर कर दिया, यानी हटा दिया। जब हम पार्टिंग लाइन को रैप्चर करेंगे यानी हटाएंगे, तो कहने का मतलब है क्या होगा, जैसे ही हमने इस पार्टिंग लाइन को हटाया, वैसे ही ये गैस इधर की तरफ एक्सपेंड होना स्टार्ट हुई, इधर की तरफ एक्सपेंड होना स्टार्ट हुई। बट इधर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है, वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं है। तो क्या इस गैस के एक्सपेंशन का कोई अपोज करने वाला है, इस गैस के एक्सपेंशन का कोई अपोज करने वाला है, इस गैस के एक्सपेंशन का कोई अपोज करने वाला है, नहीं है। और जब कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो क्या यहां पे कोई वर्क होगा, जब कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, तो क्या यहां पे कोई वर्क होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गैस एक्सपेंड होगी, लेकिन यहां कोई अपोज करने वाला नहीं है। जब कोई अपोज ही करने वाला नहीं है, जब कोई अपोज ही करने वाला नहीं है,
जिसका मतलब यहां पर कोई एक्सपेंशन यानी कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। बात समझिएगा ध्यान से, यहां पर कोई अपोज करने वाला नहीं है, और जब कोई अपोज करने वाला नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर कोई वर्क, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस होगा वहीं वर्क होगा, जहां रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, वहां पे कोई वर्क नहीं होगा। इसका मतलब टैंक तो यहां भी इंसुलेटेड है, तो डेल क्यू तो यहां भी 0 होगा। अब गैस एक्सपेंड हो रही है बट कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो डेल डब्ल्यू भी 0 होगा, यानी वर्क का ट्रांसफर 0 होगा। जो वर्क का ट्रांसफर है, अब ये सराउंडिंग है भाई, सराउंडिंग में वर्क तब जाता जब यहां कोई होता इस गैस का अपोज करता। अगर इस गैस का अपोज करता तो यहां कुछ प्रेशर इस पे लगता और फिर उसकी वजह से कुछ वर्क होता तो वर्क आता, लेकिन कोई अपोज करने वाला नहीं है, पूरा खाली पड़ा है, तो फिर वहां वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई वर्क होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये वैक्यूम है और इसको हमने सराउंडिंग माना है, इसको हमने गैस को हमने सिस्टम माना है, तब भी जब ये एक्सपेंड होगा, चूंकि ये वैक्यूम है, कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं होगा, इसलिए यहां पर भी कोई वर्क नहीं होगा, इसलिए हमने डेल डब्ल्यू 0 माना, डेल डब्ल्यू 0 माना। अब फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ। तो ये हुआ 0, ये हुआ 0, तो डी यू इज इक्वल टू 0, सो यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो U2 या UI इज इक्वल टू UF, यानी इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यह हुआ, इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर आप बात करते हो, अगर आप बात करते हो कि फ्री एक्सपेंशन है, कि फ्री एक्सपेंशन है, तो और पूरा ये इंसुलेटेड टैंक है, तो हीट का ट्रांसफर 0 होगा, वर्क का ट्रांसफर 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, हीट ट्रांसफर 0 है, वर्क ट्रांसफर 0 है, तो डी यू इज इक्वल टू 0, यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस यू आई इज इक्वल टू यू एफ, यू आई इज इक्वल टू यू एफ। ओके, यू आई इज इक्वल टू यू एफ, ठीक है, यू आई इज इक्वल टू यू एफ, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई गैस लेते हैं, फ्री एक्सपेंशन कराते हैं, तो फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क ट्रांसफर होगा वो हमेशा 0 होगा। हीट ट्रांसफर तो 0 इसलिए है क्योंकि हमने इंसुलेट कर रखा है, इंसुलेशन के साथ है। तो याद रखिएगा, इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस द वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू 0। फ्री एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम is known as free expansion, and in free expansion the work transfer is equal to 0 because expansion against vacuum means there is no resistance with the expansion, so the work transfer is 0. so चाहे आप इसको इतने को सिस्टम लो,
चाहे पूरे को सिस्टम लो, वर्क ट्रांसफर 0 होगा तो होगा। फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर 0 होगा। अब एक कंफ्यूजन दिमाग में उठता है, उसको मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा। आप कहोगे कि सर आप वर्क ट्रांसफर 0 कह रहे हैं और वर्क ट्रांसफर तो P इंटू डीवी होता है, P इंटू डीवी होता है। पर्टिकुलर प्रेशर में वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर्टिकुलर प्रेशर में वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां से वर्क निकालेंगे तो वर्क आएगा। याद रखिएगा इस प्रोसेस में P इंटू डीवी नॉट इक्वल टू 0 बट W इज इक्वल टू 0 एंड W इज इक्वल टू P इंटू डीवी किसके लिए? फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए? फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। एंड फ्री एक्सपेंशन इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो फ्री एक्सपेंशन है वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे है वो अब बात करेंगे हम। देखिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहली चीज क्या बताई कि जो फ्री एक्सपेंशन है, ये जो फ्री एक्सपेंशन है, ये फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। जब फ्री एक्सपेंशन होगा तो वर्क ट्रांसफर 0 होगा, वर्क ट्रांसफर 0 होगा, वर्क ट्रांसफर 0 होगा और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। जो इंटरनल एनर्जी है, कोई भी गैस ले उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जो इनिशियल में इंटरनल एनर्जी होगा वही फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा। लेकिन इन फ्री एक्सपेंशन P इंटू डीवी इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट वर्क ट्रांसफर इज 0। और कंफ्यूज करने के लिए सामने वाला बोलेगा क्या बात करते हो, वो W इज इक्वल टू तो P इंटू डीवी होता है, आप P इंटू डीवी को 0 नॉट 0 कह रहे हो और W को 0 कह रहे हो, तो आप एक ही वहां पे आंसर देना सर यस W इज इक्वल टू P इंटू डीवी, बट W इज इक्वल टू P इंटू डीवी इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द फ्री एक्सपेंशन इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे इरिवर्सिबल आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास ये है, ठीक है। अब फ्री एक्सपेंशन मैंने कहा एनी गैस, एनी गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, एनी गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। अब बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। पहले देख लो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। फ्री एक्सपेंशन का मतलब समझिए, यह है एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, और इसीलिए फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर 0 होता है। मैंने आपको अभी बताया कि हमने एक थर्मली इंसुलेटेड रिजिड टैंक कंसीडर किया है। शुरू में उसको हमने 2 पार्ट में बांटा था, ए और बी पार्ट में, ए और बी पार्ट में डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। पार्ट ए को आइडियल। अब देखिए अब हम क्या कर, अभी हम एनी गैस की बात कर रहे थे, कोई भी गैस हो उसके लिए बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, यही लिख देता हूं आइडियल गैस। अब हम किसकी बात करेंगे? फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस की बात करेंगे, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस की बात करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, अगर वो एनी गैस की जगह आइडियल गैस की बात करता है
तो ठीक है भैया, आइडियल गैस की बात करते हैं। यह चेंबर है, इस चेंबर में यह भरा हुआ है, यह भरा हुआ है, फुली इंसुलेटेड है। यह पार्ट ए है, यह पार्ट बी है, दो पार्ट है। पार्ट बी को हमने इवैक्यूएटेड कर दिया है या वैक्यूम कर दिया है, ठीक है। और यहां पे एक गैस भर दिया है, एक गैस भर दिया है, बट अब कौन सी गैस? आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी भर दिया है? आइडियल गैस को भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टैंक है, इस टैंक में जो हमने पार्टिंग किया था, इस पार्टिंग को रिमूव कर देंगे। यहां पे गैस है, यहां पे वैक्यूम है। अब हम पार्टिंग लाइन को रैप्चर कर दिया, हटा दिया। जैसे ही पार्टिंग लाइन को हटाया, वैसे ही ये गैस एक्सपेंड होकर के पूरे कंटेनर में भर गई, आइडियल गैस। जब ये गैस पूरे कंटेनर में भरी, जब ये गैस पूरे कंटेनर में भरी, तो इनिशियली इसका टेंपरेचर Ti था, और एक्सपेंड होने के बाद गैस का, इनिशियली इसका टेंपरेचर Ti था, एक्सपेंड होने के बाद गैस का टेंपरेचर T फाइनल है। इनिशियली इसका टेंपरेचर Ti था एंड फाइनली इसका टेंपरेचर Tf था। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक्सपेंशन होने के बाद, इसका जो टेंपरेचर T फाइनल है, वो टेंपरेचर Tf के इक्वल होगा और वो Ti के बराबर होगा। यानी अगर वो फ्री एक्सपेंशन होगा फॉर एन आइडियल गैस, तो इनिशियल टेंपरेचर और फाइनल टेंपरेचर दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, del Q is equal to du plus del W for free expansion, del W is equal to 0, और इंसुलेटेड है तो del Q भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ 0, ये हुआ 0, तो du is equal to 0, तो U is equal to कांस्टेंट, एंड U is equal to कांस्टेंट का मतलब Ui is equal to Uf। इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। और बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एलोन। तो अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों बराबर हैं, तो बताइए, अगर ये आइडियल गैस है, एनी गैस नहीं, अगर ये आइडियल गैस है, तो इसके हिसाब से इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर सेम होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे यस, फॉर आइडियल गैस
internal energy is the function of temperature because for an free expansion ui is equal to uf, so आप कहोगे ti is equal to tf, यानी इसके इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एनी गैस होती तो ये नहीं होता। अगर आइडियल गैस है तो इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। कहने का मतलब हुआ कि अगर वो फ्री एक्सपेंशन है, अगर वो फ्री एक्सपेंशन है और उसके अंदर आइडियल गैस भरी है, आइडियल गैस जब एक्सपेंड करेगी फ्री एक्सपेंशन में तो उस समय इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा। बट फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एलोन। So because the internal energy is same or constant, so the temperature is also initial and final temperature are same. Initial and final temperature are same. अब आपसे दूसरा क्वेश्चन उठेगा, बिल्कुल बेटा गुड, आपको तो बहुत पता है, आप भी खुश हुए। यस, हमको पता है आइडियल गैस है तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। तो सामने वाला तुरंत क्वेश्चन करेगा, इट मीन्स द प्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। बताइए, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अगर इनका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो क्या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है? सोच के बताइए जरा मुझको, क्या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है? ओ चलो, गायब हो गए। यस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है? तो आप ये देख के तुरंत कहोगे जब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम है तो फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल तो होना चाहिए, तुरंत कहोगे आप। लेकिन वहीं पे आप गलत हो जाओगे बेटा। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर आप, कभी कहते हो टेम्परेचर सेम है, कभी कहते हो आइसोथर्मल नहीं है, बोलना क्या चाह रहे हो, पढ़ाना क्या चाह रहे हो? अरे बताओगे कुछ तो सुनो बेटा ध्यान से जरा। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होने का मतलब आइसोथर्मल नहीं होता। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होने का मतलब आइसोथर्मल नहीं होता। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब 100% की बात एक बार में बताने जा रहा हूं आपको। 100% की बात एक बार में आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप बात करते हैं कि ये फ्री एक्सपेंशन है, छोटा सा बनाते हैं जिससे हमारे पास जगह बची रहे बताने के लिए चीजें। सुनिए, ये चेंबर है, ये चेंबर है। इस चेंबर पर हमने यहां पे गैस भरा था, यहां वैक्यूम था, यहां वैक्यूम था, बाद में इस स्ट्रक्चर को हटा दिया था। पूरा इंसुलेटेड है, पूरा इंसुलेटेड है, पूरा इंसुलेटेड है। ठीक है, अब सुनिए भाई, अगर मैं आपको एक ड्रा करूं यहां से यहां तक, इस वाई एक्सिस में मैं टेम्परेचर ले लूं,
इस पर एंट्रोपी लेते हैं, लेकिन क्या होती है एंट्रोपी अभी भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, ध्यान मत दो एंट्रोपी किसकी बात कर रहा है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे इस एक पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस पॉइंट से दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना मतलब दो चीजें हैं, या तो मैं सीधे यहां से यहां, एक ये रास्ता है, दूसरा रास्ता मैं नीचे से ऐसे जाऊं। भाई एक रास्ता तो ये है और यहां का टेंपरेचर Ti है, यहां का टेंपरेचर T फाइनल है, इसका मतलब दोनों इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर तो सेम है, बट ये पाथ भी है और ये पाथ भी है। तो अगर मैं कहूं कि इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर तो सेम है दोनों के, तो क्या दोनों आइसोथर्मल है? क्या दोनों आइसोथर्मल है? क्या आप कहोगे नहीं सर, नहीं सर, कैसे आइसोथर्मल दोनों हो सकते हैं? आइसोथर्मल का मतलब टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब when the temperature is continuously constant, whole process temperature constant, तब हम कहेंगे this is the isothermal process, this is the isothermal, यानी इंटरमीडिएट की जो स्टेट है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट की जो स्टेट है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, यानी इंटरमीडिएट की स्टेट का टेंपरेचर अलग ना हो, पूरे प्रोसेस में टेंपरेचर कांस्टेंट हो, तब वो आइसोथर्मल कहलाता है। इसका मतलब ये वाला तो आइसोथर्मल है, बट ये वाला नॉट है आइसोथर्मल, ये वाला आइसोथर्मल नहीं है, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट के टेंपरेचर सेम नहीं है। इसीलिए इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर सेम होने के बाद भी, इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर सेम होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए इंटरमीडिएट टेंपरेचर भी कांस्टेंट होने चाहिए, तब वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। अब आइसोथर्मल कब होगा समझ गए? अब सुनिए, अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठेगा कि सर अगर ये आइसोथर्मल, आप कैसे जान गए कि बीच वाला आइसोथर्मल नहीं है? उसकी भी कहानी सुनो आप ध्यान से, भैया सुनना प्लीज, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। मैंने कहा ये गैस भरी है, इस गैस से इस पार्टीशन को हटाओ, जैसे ही इस पार्टीशन को हटाओगे, जैसे ही इस पार्टीशन को हटाओगे, वैसे ही ये गैस एक्सपेंड कर जाएगी एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन, आप बताओ, मैंने जब एक्सपेंशन की बात किया था तब टेंपरेचर कम होगा, जब कंप्रेस करते हो तो टेंपरेचर बढ़ता है, जब एक्सपेंड कराए तो टेंपरेचर कम होता है, जब कंप्रेस किए तो टेंपरेचर बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन टेंपरेचर डिक्रीज, ड्यूरिंग एक्सपेंशन जब ये पार्टिंग लाइन को हटाए, गैस एक्सपेंड हुई, तो उस समय टेंपरेचर कम हो जाएगा, उस समय
टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन करते हो बिना हीट सप्लाई किए तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, यह आपको पता है। और टैंक इंसुलेटेड है, हम कोई हीट सप्लाई कर नहीं रहे, हम कोई हीट सप्लाई कर नहीं रहे। लेकिन एक्सपेंशन होने के साथ साथ जब यह गैस एक्सपेंड होकर के सिलेंडर के वाल के पास पहुंचेगी, जब यह गैस एक्सपेंड होकर के सिलेंडर के वाल के पास पहुंचेगी तो सिलेंडर के वाल से टकराएगी, सिलेंडर के वाल से टकराएगी, यानी यहां पे चलेगी। और जब यहां चलेगी इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन होगा। सिलेंडर के वाल और गैस के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स सिलेंडर के वाल से टकराए वैसे ही उनके बीच में फ्रिक्शन हुआ। जब फ्रिक्शन होगा, जब गैस और सिलेंडर वाल के बीच में चलेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। जब उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, जब उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो फिर हीट जनरेट होगी। जब इनके बीच में, यानी जब मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स, मैं यहां लिख दूं शॉर्ट में, गैस मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट विथ सिलेंडर वाल, then there is friction, और अगर फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। यानी कंटेनर के वाल और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन होगा। जब कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो जो टेम्परेचर एक्सपेंड होते समय कम हुआ था वो इस फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, और फाइनली जो टेम्परेचर है वो TI और TF फिर से बराबर हो गए। फाइनली जो TI है वो T फाइनल के बराबर हो गया। फाइनली द टेम्परेचर TI इज इक्वल टू T फाइनल। टेम्परेचर TI इज इक्वल टू T फाइनल। उस कंडीशन में ये इनिशियल टेम्परेचर फिर से बढ़ के फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब हमने, सुनिएगा ध्यान से, बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं मैं, जब हमने, उस चार्ट में आगे लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, जब हमने पार्टिंग लाइन को हटाया, जब हमने पार्टिंग लाइन को हटाया तो ये गैस एक्सपेंड हुई। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन विदाउट हीट सप्लाइड, the temperature is decreased, and after expansion the molecules are come in contact with the cylinder wall, with the container wall. After the expansion the molecules of gas come in contact with cylinder wall or container wall, and there will be produce a friction between the wall and the molecules. There will be produce a friction between the wall and the molecules. When there is produced friction, then the temperature rise. यानी टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। पहले टेम्परेचर कम हुआ एक्सपेंशन की वजह से, फिर मॉलिक्यूल सिलेंडर वाल से टकराए तो टेम्परेचर फिर से बढ़ा और वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ भैया कि सिलेंडर में एक्सपेंशन हो, पहले टेम्परेचर टीआई था, पहले टेम्परेचर टीआई था, एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर कम हुआ, एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर कम हुआ, फिर मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में फ्रिक्शन हुआ तो टेम्परेचर फिर से बढ़ गया, हीट जनरेट होने की वजह से। हमने हीट सप्लाई नहीं की, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर फिर से बढ़ गया। और जब टेम्परेचर फिर से बढ़ गया, जब ये टेम्परेचर फिर से बढ़ गया, तो फाइनली जो इनिशियल टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो गया। जो इनिशियल टेम्परेचर है तो फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो गया। इसीलिए फ्री एक्सपेंशन नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल नहीं है, जबकि टीआई और टी फाइनल आपस में बराबर हैं। क्योंकि रीजन सुनिए फिर से हिंदी में, क्योंकि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन द इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस इज डिक्रीज, बट व्हेन द मॉलिक्यूल्स contact with the container wall, then there is produced friction, and due to friction the temperature is rise and final temperature is equal to initial temperature. Final temperature is equal to initial temperature. तो ये मान के चलिए क्या निकला कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। अब फ्रिक्शन आया, इसका मतलब ये प्रोसेस हाईली इरिवर्सिबल है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है ही नहीं, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। यहां से दूसरा मतलब देखिए, अगर फ्रिक्शन आया, इसका मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया। और अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया तो यहां P इंटू डीवी तो भैया लग ही नहीं सकता है W इक्वल टू, इसीलिए P इंटू डीवी नॉट इक्वल टू 0 है, बट W 0 है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में हम W इक्वल टू P इंटू डीवी नहीं रख सकते। ये इक्वेशन तभी रखेंगे जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर 0 होता है, तो आप कहेंगे यस सर, फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर 0 होता है। सामने वाला कहेगा तो फिर P इंटू डीवी भी 0 होगा, तो आप कहेंगे नो सर, P इंटू डीवी 0 नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वो कहेगा क्यों, कह देना वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके हिसाब से तो आप कह दोगे कि फ्री एक्सपेंशन में तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क मिलेगा। तो आप कहना सर W इक्वल टू P इंटू डीवी तभी लगता है जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। लेकिन फ्री एक्सपेंशन में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन की वजह से फ्री एक्सपेंशन हाईली इरिवर्सिबल है, हाईली इरिवर्सिबल है। और हाईली इरिवर्सिबल होने की वजह से W इक्वल टू P इंटू डीवी नहीं लगेगा, इसलिए W तो 0 होगा, P इंटू डीवी 0 नहीं होगा। दूसरा, आपसे कहे सामने वाला फ्री एक्सपेंशन में इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होते हैं, तो आप कहोगे यस सर, इन फ्री एक्सपेंशन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम। सामने वाले कहेगा इट मींस इट इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको कहोगे नो सर, इट इज नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज इंटरमीडिएट टेम्परेचर आर नॉट सेम, नॉट सेम। कहे पूछे कैसे, तो बताना ड्यूरिंग एक्सपेंशन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, but when the molecules are contact to the container wall, then there is friction, and due to friction the temperature again increase, it equal to T final equal to Ti, but the intermediate temperature is not same, so this is not a isothermal process, this is not
ए आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हुआ? बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत डिटेल से आपको बताया ये सारी चीजें मैंने कि किस तरीके से बातें करेंगे। यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, ये इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम होगी। क्यों सेम होगी वो भी हमने बोला। यहां पे लिखा भी है, द प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सिबल सिंस नो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू एक्सपेंडिंग द गैस although initial and final state are equilibrium, state का मतलब टेम्परेचर, but intermediate stage cannot be determined। यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब हम नहीं निकालते, बट आप बता सकते हो एक्सप्लेनेशन में। एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल वॉल के साथ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्रिक्शन होगा, इसलिए ऐसा होता है। सो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एनी डायग्राम बाई फर्म लाइन। ये क्योंकि इरिवर्सिबल है तो फर्म लाइन में नहीं डिनोट कर सकते हैं, बट आप बोलना कि इसी वजह से इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम में नहीं है, टेम्परेचर वेरी करता है, इसीलिए इट इज नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो सकता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है इन फ्री एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा कि जो वर्क ट्रांसफर है उसको हमने कहा फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर 0 होगा। आपने इंसुलेटेड किया है डेल क्यू 0 होगा। फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहां से इन दोनों को हटाएंगे और कहेंगे डी यू इज इक्वल टू 0, मतलब यू आई इज इक्वल टू यू एफ, इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर के बराबर होगा। इतना तो हमने देख लिया। साथ में फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। फ्री एक्सपेंशन नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस, याद रखिएगा। और दूसरा कह सकते हैं इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और एक चीज है आइडियल गैस के साथ, आपने एक टर्म पढ़ा है पीछे कि H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। यू तो इंटरनल एनर्जी है, पीवी अगर ये आइडियल गैस है, अगर ये आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, ठीक है। बट इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब पीवी भी सेम होगा। भाई टी आई इज इक्वल टू टी एफ है तो पीवी भी सेम होगा। और जब पीवी सेम होगा तो बताइए फॉर एन आइडियल गैस यू इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट, तो एंथैल्पी इज कांस्टेंट। अगर यू इज कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट। इसका मतलब आइडियल गैस के लिए एच आई इज इक्वल टू एच एफ के बराबर होगा। तो आइडियल गैस के लिए जो कंडीशन है, आइडियल गैस के लिए जो कंडीशन है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
यू आई इज इक्वल टू यू एफ, ठीक है, टी आई इज इक्वल टू टी एफ एंड एच आई इज इक्वल टू एच एफ। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। क्या होगा यह मैंने आपको बता दिया। अगर आइडियल गैस नहीं है तो सिर्फ यू आई इज इक्वल टू यू एफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ यू आई इज इक्वल टू यू एफ की बात करेंगे। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्री एक्सपेंशन। मैंने आपको बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन किया है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब समझाने की कोशिश किया है कि कैसे यह फ्री एक्सपेंशन है, क्यों यह फ्री एक्सपेंशन है, क्यों इसमें हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, क्यों यह आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, क्यों W 0 है, क्यों P इंटू dV 0 नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया बेटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए du 0, U इज इक्वल टू कांस्टेंट, U इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल Q 0 है, डेल W 0 है, T कांस्टेंट होगा आइडियल गैस के लिए, H कांस्टेंट होगा आइडियल गैस के लिए, ठीक है। ये टर्म अभी जानते नहीं इसलिए इसको अभी मत टच करो। आइडियल गैस के लिए सारी कंडीशन होंगी। H कांस्टेंट का, T कांस्टेंट का मतलब टी आई इज इक्वल टू टी एफ, नॉट T कांस्टेंट, टी आई इज इक्वल टू टी एफ, एच आई इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। दिस इज द फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया। इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ओपन सिस्टम की बात करेंगे, फ्लो वर्क की बात करेंगे। इसमें देखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, लेकिन उससे पहले फ्लो वर्क की बात करेंगे, उसको देखेंगे, फिर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में चलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्लो वर्क की, जिसे डिस्प्लेसमेंट वर्क भी कहा जाता है, फ्लो वर्क कहा जाता है। फ्री एक्सपेंशन समझता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।